नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपकी आज की बात एक छोटी सी घटना से शुरू करता हूं। बाइबल में एक छोटी सी घटना का जिक्र है कि जीसस जा रहे थे, तो एक किसान अपने बैलों को गाली बक रहा था। तो जीसस ने उस किसान को रोका। वो कहा कि इनको गालियां क्यों बक रहे हो भाई, ये बात ठीक नहीं है। उसने कहा, आपको क्या दिक्कत है, ये बैल तो जवाब भी नहीं दे पा रहे। तो जीसस ने कहा कि जब तुम किसी का शोषण करते हो और वो जवाब नहीं दे पाता है, तो तुम्हारा पाप 2 गुना हो जाता है, इसलिए ऐसा पाप मत करो। तो कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो शोषण होता है, वो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा भीषण, ज्यादा खतरनाक मानते हैं। आजकल एक छोटी सी परंपरा चल गई है कि जब भी कोई नेता आता है तो बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाता है। उनके हाथ में कभी झंडे तो कभी डंडे दे दिए जाते हैं। उनका स्वागत किया जाता है, कभी मुख्यमंत्री, कभी मंत्री, कभी प्रधानमंत्री। और बात अब तो यहाँ तक आ गई है कि स्कूल चेक करने आने वाले शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर भी अगर स्कूल आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को धूप में लाकर कई बार खड़ा कर दिया जाता है। इस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ बहुत से लोग आवाज नहीं उठा पाते। छोटे छोटे से बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि धूप में गला सूख रहा है। कई बार वो बेहोश हो जाते हैं, कई बार चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो इस तरह का जो एक्सप्लॉइटेशन है, इसके लगातार किस्से आते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिनसे आज हम इस विषय को ले रहे हैं। इन तमाम चीजों की शुरुआत मैं विक्रांत यादव जी से करना चाहूंगा, जो हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने एक लंबे समय तक कोर्ट कवर किया है, आप सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, आपने अलग अलग संस्थानों में आप चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ रहे हैं, और आजकल आप द स्वतंत्र के एडिटर इन चीफ हैं। विक्रांत यादव जी, हम आपसे बात समझना चाहेंगे कि इस तरह का जो मसला है कि नेता आ रहा है शहर में या स्कूल में तो बच्चों को झंडे लेके खड़ा कर दिया गया। कोई अफसर लाट साहब आ रहा है तो उसको, उस बच्चों को स्कूल के बाहर झंडे लेके खड़ा कर दिया गया। धूप है, परेशानी है, प्यास है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं पानी की कमी से। ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, उसे कैसे रोका जाए, विक्रांत यादव जी? देखिए, रोकना तो समाज को ही पड़ेगा और प्रशासन को पड़ेगा। और आलोक, बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन मुद्दा आपने उठाया है आज, क्योंकि हम देखते हैं कई सरकारी कार्यक्रमों में, अभी हाल ही में जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी आए थे, तो हमने देखा कि किस तरीके से स्कूली बच्चों को आगरा में खड़ा किया हुआ था। वो धूप में 42 डिग्री का टेम्परेचर था, हिंदुस्तान और अमेरिका का झंडा लेकर खड़े थे। निश्चित तौर पर देखिए, ये परंपराएं हैं, लेकिन जिस तरीके का मौसम है, आज इस मौसम में एक सामान्य व्यक्ति भी धूप में अगर खड़ा होकर के अपने काम कर रहा है, तो बहुत परेशानी होती है। और स्कूली बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों को हम परंपराओं के नाम पर कि बच्चों से इस तरीके से स्वागत करवाया जाए, वो भी खुले में। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर सरकारों को अब विचार करना चाहिए और ये फैसला लेना चाहिए, नीतिगत फैसला लेना चाहिए कि स्कूलों के बच्चे इस तरीके से धूप में खड़े नहीं होंगे। और इंडोर कार्यक्रम, निश्चित कोई विदेशी हमारा मेहमान आए या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम, देखिए कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे 15 अगस्त पर लाल किले पर बच्चों, स्कूली बच्चों के जाने का कार्यक्रम होता है। वो उस तरीके का वो राष्ट्रीय त्योहार है। देश में साल में एक बार आता है और हर बच्चे को वहां जाकर जो खुशी मिलती है, उसको, उस जैसे कार्यक्रम को एक अलग विकल्प के तौर उस पर देखा जा सकता है। लेकिन बाकी जगह हमें ये नीतिगत फैसला हमारे नीति निर्धारकों को लेना होगा कि हम अपने बच्चों का इस तरीके से शोषण ना करें। क्योंकि आम तौर पर आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको इस तरीके से सड़क पर और धूप में खड़ा किया जाता है। तो सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनकी उनके माता-पिता का आय का उतना स्रोत नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकें या फिर उस तरीके से आवाज़ उठा सकें, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल के बच्चों के माता-पिता अपनी आवाज़ उठाते हैं कुछ भी गलत लगने पर। तो हमें उनके अधिकारों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए फैसला सरकारें ही ले सकती हैं। और ये चीज़ें आम तौर पर देखने में उन्हें कुछ इसमें अजीब या कुछ ऐसा नहीं लगता कि इसमें क्या है, बच्चे कुछ देर के लिए खड़े हो गए। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके की रिवायतों को बदलने का समय आ गया है। और अब मौसम को भी देखते हुए, अब ठंड का मौसम है या बच्चों को उस तरीके से खड़ा किया हुआ तो अलग बात है। आप गर्मी में 40-42 डिग्री टेम्परेचर के बीच बच्चों को खड़ा रखें, मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। और इस तरह की चीज़ों पर राज्य सरकारों को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट भी है और केंद्र भी अपनी तरफ से सुझाव दे सकता है कि इस तरह के मामलों में बच्चों का इस्तेमाल ना किया जाए। अनुपमा जी, जो बच्चे हैं, अनुपमा जी हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनुपमा जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे तो इस चीज का प्रतिरोध कर नहीं सकते। उनके जो माँ बाप हैं, उनकी आय कमजोर है,
गरीब है, वो इस तरह की जागरूकता उनमें कम भी है। तो इस तरह के जो सोशल को एक्सप्लॉइटेशन को कैसे रोका जाए? जो इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, चाहे स्कूल के लोग हों या प्रशासन के लोग हों, वो काफी पावरफुल स्ट्रांग है। कैसे रोका जा सकता है इस एक्सप्लॉइटेशन को? देखिए, रोकने के लिए तो सबसे पहले जो कदम है वो सरकार को ही उठाना होगा कि सरकारी स्कूल में एक कोई लिखित में आदेश जारी नहीं होता है, मौखिक आदेश जारी होता है, क्योंकि प्रिंसिपल है या उनके टीचर्स हैं वो सरकार के अधीन है और उन्हें सरकार की बात माननी है। आदेश कलेक्टर द्वारा होते हैं, आदेश मंत्रियों द्वारा होते हैं, सीएम द्वारा, मतलब तो उनको सरकार के हिसाब से चलना है। तो सरकार को सोचना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को राजनीति का शिकार ना बनाए। घंटों आप देखिए कि उनको खड़ा होना पड़ता है, झंडे लेके डंडे लेके खड़े हुए, उनकी ना तो भूख और प्यास की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिसके चलते अभी जिस तरह से गर्मी का मौसम है, गर्मी में अधिकतर बच्चे आपको बेहोश होते मिलेंगे क्योंकि उनको ना तो पानी मिलता है और जितने भी वीआईपी कार्यक्रम है आपने देखे होंगे, जो टाइम दिया जाता है टाइम बाउंड नहीं होते हैं। टाइम के अलावा वो 2 घंटे, कभी कभी 4-4 घंटे हो जाते हैं कि वीआईपी नहीं आ पाता और वीआईपी के इंतजार में वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए धूप में, सड़क में, डंडा झंडा लिए हुए, साथ में उनके टीचर्स भी दिख रहे हैं। प्रिंसिपल को चूंकि आदेश मिला है तो लेके जाना है। तो इसके लिए सबसे जो पहले अगर हम बात करें तो सरकार से बात करनी होगी, सरकार को ये कदम उठाना होगा कि जो बच्चे हैं वो नौनिहाल है, हमारा भविष्य है, उनको राजनीति में शामिल ना करें। अब बात हम चूंकि बच्चों की हो रही है इसलिए हम बच्चों की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं जिसमें पीएम सीएम का आना होता है तो गांव से महिलाएं इकट्ठी करके लेके जाती हैं, बाकायदा प्रशासन की बसें लगी होती हैं और उसमें खाना किस तरह का मिलता है, क्योंकि बल्क में खाना बनता है तो आप उसकी क्वालिटी ये भी एक्सप्लॉइटेशन है, इस बारे में भी अपन लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरज जी हैं जो एक लेखक भी हैं, जिनके कई नाटक उन्होंने लिखे भी हैं, जो टीचर भी हैं। नीरज जी इन तमाम चीजों को जानते हैं। नीरज जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं कि बच्चा स्कूल गया है अध्ययन करने और उसको एक झंडा लेके धूप में खड़ा कर दिया गया? ये एक्सप्लॉइटेशन तो है ही है, साथ में जो उसका एक अधिकार है एजुकेशन का, उससे भी उसको वंचित किया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं नीरज जी? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये बाल अधिकार का हनन है और मानव अधिकार का भी हनन है ना। तो बच्चा एक स्कूली विद्यार्थी होने से पहले एक बच्चा है और उसके साथ ही एक मानव है। तो ये तो अमानवीय हरकतें जो आप बता रहे हैं, इतनी धूप में इस तरीके से खड़ा करना बच्चे को, ये पूरी तरह से अमानवीय है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब प्रशासन खुद ही इस तरह के आदेश दे रहा है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मजबूर हैं इस चीज को करने के लिए। परंतु ये चीज देखने में आती है कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट स्कूलों के अपने अनुसार, अपने आदेशों के अनुसार अपने विद्यालयों को चला रहे हैं। सरकारी स्कूलों में क्यों होता है? सरकारी स्कूल के बच्चे जो है सॉफ्ट टारगेट होते हैं, आसानी से टारगेट किया जा सकता है और बोलना नहीं चाहिए, परंतु बेचारे बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं कि उनके माता पिता इतने शिक्षित नहीं है कि जो है आवाज उठा सकें, स्कूल के खिलाफ बोल सकें या शिक्षकों के खिलाफ बोल सकें कि आखिर किस प्रकार से हमारे बच्चों को इतने धूप में खड़े कर सकते हो, कैसे आपने उनको वहां पर खड़ा करके रखा हुआ है। तो इस बात का फायदा सभी उठा रहे हैं, स्कूल भी इस बात का फायदा उठा रहा है। स्कूल जानता है, स्कूल प्रशासन जानता है कि कोई अभिभावक उनसे प्रश्न नहीं करेगा। स्कूल प्रशासन ये जानता आपने है जो कि सवाल उठाया है इसका जवाब हम देवदत्त जी से पूछेंगे, लेकिन इसके पहले हम राजेश जी जो कि हमारे साथ हैं। राजेश जी बच्चों के लिए एक बड़े लेखक हैं और आपकी चीजें समाज में जानी जाती हैं, बहुत से लोग आपको जानते होंगे। राजेश खर जी को, आपकी किताबें बहुत से लोग जानते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजेश जी, लेखक ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति होता है समाज में, तो आप इस समस्या को कैसे समझते हैं, उसका क्या उपाय बताते हैं? राजेश जी। आलोक जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं विक्रांत जी ने जो आपकी आवाज में दिक्कत है राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही? आपकी आवाज में कुछ परेशानी है। तब तक आप देखता हूँ। ठीक, जब तक मैं देवदत्त जी के पास चला जाता हूँ, जब तक आपकी आवाज। देवदत्त जी, जैसे कि नीरज जी ने कहा कि एक मानव अधिकार का हनन भी है
किसी बच्चे को इस तरह से धूप में खड़ा करना? और क्या स्कूल का प्रिंसिपल इतना साहस कहाँ से जुटाएगा कि वो कलेक्टर साहब को या कमिश्नर साहब को या शिक्षा अधिकारी को मना करे? वो नहीं कर सकता। ना बच्चे मना कर सकते हैं शिक्षक के लिए, ना शिक्षक मना कर सकता प्रिंसिपल के लिए, और प्रिंसिपल भी मना नहीं कर सकता ऊपर के जो लाट साहब जो आदेश देते हैं। इसको समस्या को कैसे आप निपटारेंगे? देखिए, ये तो मानव अधिकार से ज़्यादा नैतिक भी है। जैसे ये लोग कौन लोग हैं जो रैली में खड़ा करते हैं? वही हैं जो अपने बच्चे को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए छाता लेके जाते हैं, तो नौकर को भेजते हैं, स्वयं जाते। 4 कदम पे बस आती है, तो वहाँ छाता लेके जाते कि बच्चा हमारा धूप में खड़ा ना रहे, और उसको ले जाने के लिए कर। तो जब आप अपने बच्चे के लिए ऐसा करते हो, तो सब बच्चे तो सब एक से समान होते हैं। तो जब तक ये भावना अंदर से नहीं आएगी स्वागत कराने वालों की और स्वागत करने वालों की, कोई हमें लगता है बड़ा नेता या कलेक्टर या जो भी अधिकारी जाता होगा वो ऐसे निर्देश नहीं देता होगा, लेकिन ये अपनी तरफ से एक अति उत्साह दिखाते हैं लोग कि हमने इतना अच्छा स्वागत करा है। बच्चों से वो झंडे और सब करते, सब जगह बहुत घटनाएं आती, प्रायः ये घटनाएं आम हो गई हैं कि बच्चे या तो बेहोश होकर गिर गए या गिरे। तो मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नैतिक आदमी को होना चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि इसमें हम क्या उत्साह महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को धूप में, बरसात में, ठंड में खड़ा किए हुए हैं और फिर हम स्वागत करा रहे हैं। तो आपका दिल कैसे इसको स्वीकार करता है? और जो लोग खड़े कराते हैं वो जो स्वागत करवाते हैं, दोनों ही जवाबदेह हैं मुझे लगता है। और जब तक वो ये नहीं समझेगी कि मेरा बच्चा भी यदि ऐसा खड़ा रहता तो कैसा मुझे लगता, तब तक इसका कानून और मानव अधिकार आयोग, ये सब चीज़ बात की चीज़ें, ये नैतिक चीज़ है जिसमें सबके बच्चों में अपना बच्चा जैसा देखना होगा, तब जाके हम इस समस्या को। राजेश जी, देवदत्त जी ने इसमें नैतिकता के साथ साथ एक नई बात ऐड की कि वो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं जो अपने बच्चों को छाता लेके जाते हैं। ये सैडिस्टिक है, इसका तो मनोवैज्ञानिक रूप से अलग विश्लेषण किया जाएगा। इन्होंने इस पूरे डिबेट को अलग टर्न दे दिया। अब आप बताइए क्या है? मैं इसको एक छोटा सा अलग टर्न तो नहीं, एक परिप्रेक्ष्य जो वास्तव में समाज को समय के साथ साथ बदलना चाहिए। हमें अपनी रूढ़ियों को, अपनी जो रीति रिवाज है, हमारे अपनी परंपराएं हैं, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत पहले भी जब हम लोग छोटे थे तो बच्चों को ले जाया जाता था कभी कभी, लेकिन जैसे अभी विक्रांत जी ने कहा था कि अपवाद होते हैं, कि कभी कोई बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का नेता आपके क्षेत्र में आ गया तो बच्चों को ले जाया जाता था, लेकिन उसके पीछे की सोच या कल्पना शायद शिक्षकों की और की अलग हुआ करती थी कि उन दिनों में कोई भी एंटरटेनमेंट के साधन, इंफोटेनमेंट के साधन, हमारे टेलीविजन, हमारी ये मोबाइल, हमारी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो नहीं थी, तो बच्चों को पता नहीं चलता। इसलिए कम से कम वो इतने समीप से अपने सामने से होते हुए तो उस इंसान को एक बार देख लें, और उस व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगता था कि भाई हाँ, हमारे सारे बच्चे जो है वो तमाम झंडे झुला रहे हैं और वो, लेकिन वो तो तब की बात रही ना, क्या अब इसका औचित्य रह गया है? और मैं बिल्कुल विक्रांत जी से भी, अनुपमा जी से भी, देवदत्त जी से भी सहमत हूँ कि ये देखिए अधिकारों का हनन तो है ही है। और जैसे अनुपमा जी ने कहा, राजेश जी, विक्रांत जी जो कह रहे थे वो 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहारों की बात कर रहे थे, जहां बच्चा खुद भी एंजॉय करता है, लेकिन यहाँ तो आप किसी के स्वागत में सिर झुकाकर झंडा लेकर खड़े हैं, तो अलग मसला है। जी, आप अपनी बात करिए राजेश जी। ये ही नहीं चाहिए, समय के साथ हमें उन चीजों को बदलने की जरूरत है। जहां तक सुरक्षा की बात है, कानूनों की बात है, वो अपनी तरफ। मैं देवदत्त जी की बात से सहमत हूँ कि ये अपने मन से आता है, हमारी मनस्थिति कैसी है, हम इसे अपने चेतन अवस्था में, अपनी जागृत अवस्था में बुद्धि से सोचते हुए इसे कैसे स्वीकार कर लेते हैं, और कैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस तरह से बाहर जाएंगे। हमारे बच्चे कह रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि स्कूल के बच्चे हों, सभी बच्चे अपने बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। तो शिक्षक, जैसे इन्होंने कहा कि शायद नहीं करते होंगे, लेकिन कोई ना कोई तो उन्हें कोई हिदायत जरूर भेजता है कि वो वहां पहुंचते हैं। और अनुपमा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कई बार तो घंटों बीत जाता है। मैंने कई बार देखा है, मैं उसका साक्षी रहा हूँ कि ट्रैफिक वीक मनाया जा रहा है, ये कोई एक पर्टिकुलर दिवस है और उस पे एक झंडा लेके जो है बच्चे पूरे शहर में घूम रहे हैं, सही बात है, लेकिन उसमें क्या पहली दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चों का सम्मिलित होना जरूरी है? वो क्या करने वाले हैं उस अवस्था में, और क्यों उनको घुमाया जा रहा है? तो भाई जी, आप चूंकि अभिभावक लेखक नहीं हैं तो करेंगे आपसे एक सवाल मैं एक्स्ट्रा पूछना चाहता हूँ कि इससे बाल मन पर क्या असर होता है? आपका माइक साथ नहीं दे रहा राजेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
नहीं आ रही, एकदम हल्ला, सिर्फ हल्ला हल्ला सुनाई दे रहा। अच्छा, ऐसा तो मेरी तरफ से ऐसा इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पंखा वंखा भी नहीं चल रहा है। मैं एक बार हाँ, तो करूँ? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, तब तक मैं देखता हूँ कि पंखा तो नहीं बंद, पंखा जी बंद चलिए। कर। जी विक्रांत जी, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जो बच्चों का मन है उस पर क्या असर होता होगा, उनके उनको अंदर भी तो एक घृणा, एक नफरत जन्म नहीं लेती होगी? क्या क्या हम क्या करने आए हैं और क्या करने आए थे? स्कूल क्लास में बैठने आए थे, हम रोड पर खड़े हैं झंडा लेकर, तो क्या बच्चों के मन पे इसका कुछ विपरीत असर नहीं पड़ेगा विक्रांत जी? देखिए आलोक जी, उस उम्र के उस दौर से हम सब भी गुजरे हैं, और हम सब के जब हमारा बचपन था, जब हम स्कूलों में थे, तब इस तरह के कार्यक्रमों में हम लोग भी जाते ही थे। तो हमें खुद इस सवाल का जवाब तो हम सब जानते हैं कि बच्चों के मन पर, देखिए कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको लगता है कि उनकी कोई भागीदारी होती है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में जब सड़क पर धूप के नीचे आपको एक पोजीशन पर खड़ा कर दिया जाता है और आप केवल झंडा लेकर हिलाते रहिए, उसको आपको केवल खड़े होकर के झंडे को लहराना है, और आपको जो अभी नीरज जी ने भी कहा कि जो घंटों पहले लाके, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी गेस्ट आता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो उनका टाइम टेबल है उसके मुताबिक खड़ा किया जाता है, घंटों पहले लाकर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि इन बच्चों के अधिकारों की बात, जिस तरीके से आप देखिए कि पुलिस वालों को ड्यूटी उस रूट पर समय से बहुत पहले लग जाती है, तो उसी तरीके से बच्चों को लाकर भी समय से बहुत पहले खड़ा कर दिया जाता है। और उस धूप परेशानी में निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा उसे एंजॉय तो नहीं करेगा कि सड़क पर खड़े हुए वो आप केवल अपनी पोजीशन हिल नहीं सकते, कुछ आपको वहां पर एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। तो इसमें तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता होगा, विक्रांत जी, तो लेकिन क्या इसके पास चारा नहीं है। कोर्ट से ही कोई राहत मिल सकती है क्या? कभी कोई एक मजिस्ट्रेट का मन, पिता का मन जाग उठे और सू मोटो ले, तभी कुछ हो देखिए सकता है क्या? मोटो लेने के लिए तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो किसी भी मसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन सब मामलों में सरकारों को ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, और राज्य सरकारों को, हर राज्य सरकारों को ये फैसला लेना चाहिए कि इस तरीके के कार्यक्रम में, इंडोर कार्यक्रम हो रहे हैं वो अलग बात है, और बच्चों की उसमें भागीदारी हो, बच्चों को भी लगा है कि यहाँ पर अगर वो किसी कार्यक्रम में आए हैं तो उन्होंने वहां पर जाकर कुछ सीखा, या किसी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भागीदारी दी, कुछ गिव एंड टेक हो, कि बच्चों को लगे कि हम यहाँ आए थे, इस एक्टिविटी में हमने हिस्सा लिया। सिर्फ सड़क पर खड़े होकर आप, गेस्ट की गाड़ी आपके सामने से गुजर जाती है, 10 सेकंड में आपके सामने से गाड़ी गुजर जाती है, और उस 10 सेकंड के लिए आप घंटों बच्चों को धूप में खड़ा रखें। तो इस तरह के फैसले लेने चाहिए सरकारों को, और कोर्ट तो किसी भी मामले पर कॉग्निजेंस ले सकता है, और लेकिन लगता है मुझे कि सरकारों को ज्यादा, अगर वो संवेदनशील हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चों को भेज दे, आमतौर पर होता यही है कि कलेक्टर जो है जिले के, वो आदेश दे देते हैं कि फलाने स्कूल से इतने बच्चे आएंगे, फलाने स्कूल से इतने बच्चे आएंगे, और उसके बाद उन बच्चों को भेज दिया जाता है। तो थोड़ा सोचना चाहिए सरकारों को इस मसले पर, क्योंकि हर चीज अगर अदालतें ही तय करेंगी, और अब तो वैसे भी अदालतों पर कई तरह के आरोप लगा देते हैं, तो ये पॉलिसी मैटर है। इसके लिए सरकारों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सरकारें, ये समझिए आलोक जी, अदालत कभी भी ओवर रीच नहीं करती। अदालत का काम है कानून की समीक्षा करना, उसका पालन करवाना, लेकिन कानून बनाना तो सरकारों का काम है ना। कानून सरकार बनाए, पॉलिसी डिसीजन सरकार ले। अब वो कानून सही है गलत है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। अब जी सुप्रीम विक्रांत जी। कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन क्यों कॉग्निजेंस ले, आप करिए भाई, ये आपके दायित्व, आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। जी विकास, अनुपमा जी, सरकार की बात हम देवदत्त जी से करेंगे। मैं आपसे सामाजिक संस्थाओं की बात करना चाहता हूं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हमारे देश में जो बच्चों के राइट्स के लिए काम करती हैं, चाहे वो बाल आयोग हो, और बहुत सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं। सरकार ने जिम्मेवारी बहुत लोगों को लिए दी है, लेकिन वो संस्थाएं कहाँ हैं? उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही? तो देखिए, बिल्कुल कई सामाजिक सरकार संस्थाएं हैं, और साथ में सरकार की, जैसे बाल आयोग है, ये संस्थाएं हैं। लेकिन ये संस्थाएं तब जागरूक होती हैं जब कोई घटनाक्रम हो जाता है, पहले से ये नहीं जागरूक होती, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक, कहें राजनीतिक लाभ लेती हैं।
कहीं ना कहीं अगर जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे बाल आयोग है तो वो राजनीति उसी सरकार के सुपुर्दगी में काम करती है, लेकिन जब घटनाक्रम होता है तब ये आवाजें उठती हैं, सामाजिक संस्थाएं भी आगे आती हैं, बाल आयोग जैसी सरकारी संस्थाएं भी सामने आती हैं, लेकिन वही जांच करना, जांच के कह के बात को टालना। अनुपमा जी, क्या जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं सरकार से भी तो गांठ लेती हैं, इसलिए शायद सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं ये सरकार से लाभ लेती है, तभी ये सामाजिक संस्थाएं चल रही है, वरना बताइए कि सामाजिक संस्थाओं के पास इतना फंड कहाँ से आता है। ये भी इनका एक बैनर, आपने कभी कभी देखा होगा, सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक कार्य करती हैं या फिर राजनीति में पीएम आए या सीएम आए या कोई बड़ा अधिकारी आता है या फिर सड़क सुरक्षा अभियान जैसे कई सारे सामाजिक कार्य चलते हैं, तो उनमें भी वो अपना एक बैनर लेके आगे आगे बच्चों को चलाते हैं, उनके पीछे पीछे बच्चे भी दौड़ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, कैप लगाए हुए हैं, उनकी टी शर्ट या वो कोई किसी भी लोगों के साथ में बच्चे चल रहे हैं, तो वो खुद बच्चों का उपयोग करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई घटनाक्रम हो जाए, अभी कोई बच्चा बेहोश हो गया या उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो ये डंडा झंडा लेने में भी सबसे आगे रहती हैं, क्योंकि इनको भी एक श्रेय चाहिए होता है। और हालांकि अगर हम सरकारी संस्थाओं की बात करें तो बाल आयोग भी जांच की बात करता है, लेकिन इस तरह की नौबत आती क्यों है, जबकि सबको पता है कि जो बच्चे हैं, कहीं जैसे अभी भाई साहब ने कहा था विक्रांत जी ने कि कलेक्टर को आदेश, आगे कलेक्टर को आदेश देता कौन है, क्योंकि वहां से ऊपर से आदेश है कि भीड़ इकट्ठी करनी है, बच्चों को लेके आना है, झंडा बैनर लेके आना। और ये एक सरकारी स्कूल की ही बात नहीं कर रहे, कई प्राइवेट स्कूल भी आपको इसमें मिल जाएंगे जो अपने स्कूल का बड़ा सा बैनर लेके वो सरकार की बात मानने को बात होते हैं। राजेश जी, आपका माइक ठीक हुआ क्या? हम सब लोग आपकी आवाज सुनने को आतुर हैं। जी लगता तो है कि नहीं अभी भी आपकी मुझे लगता है कि आपके अंदर का जो लेखक है वो माइक से भी बोलता रहता है लगातार। शायद ऐसा कि इस समय नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क चलिए एक बार मैं फिर कुछ देर बाद कोशिश करूंगा। नीरज जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि बच्चों के जो एक किया जाता है इसको हम बिना किसी संकोच के एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे, शोषण कहेंगे, इससे उनके एजुकेशन पर क्या अंतर आता है? बहुत अंतर आता है सर। मैं तो ये कहूंगा, देखो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि टीचर्स को जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है, टीचर्स को जो है राशन बंटवाने में लगा दिया जाता है, टीचर्स को पल्स पोलियो अभियान में लगा दिया जाता है। सारी सरकारी जो भी योजनाएं सब में खास तौर से सरकारी स्कूल के टीचर्स को लगा दिया जाता है। तो उन बेचारे बच्चों का तो वैसे ही पढ़ाई का इतना नुकसान हो रहा है, और इस तरह की रैलियों में ले जाकर तो बच्चों का एक तरह से देखा जाए तो ना ही वो विद्यालय परिसर में थोड़ा बहुत अगर खेलकूद कर पाते वो बेचारे, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो आपने धूप में खड़ा कर दिया है। वहां पर यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा कि बच्चों को पानी मिले या खाना भरपूर उनको मिले, ताकि कम से कम 2-4 घंटे खड़े होने की ऊर्जा तो मिले उनको वहां पर। तो वो भी चीजें नहीं की जा रही हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे मंचों पर हम लोग बोलकर प्रयास ही कर सकते हैं। सरकार को जाहिर सी बात है नीतियां बनानी पड़ेगी, नीति निर्धारकों को इसके लिए प्रयास करने होंगे, परंतु समाज की सभी संस्थाओं, प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि इस तरह की आवाज को उठाएं और सरकार तक हम पहुंचाएं, चाहे हम अभिभावक के रूप में पहुंचाएं, चाहे एक शिक्षक के रूप में, या समाज के आम नागरिक होने के रूप में अपनी आवाज को हमें पहुंचाना पड़ेगा। जी, आप सरकारों में रहते हैं, सरकार के गलियारों में घूमते हैं, सारे मंत्री आपके दोस्त हैं, आप उनसे बातचीत करते रहते हैं, मीडिया के जरिए भी ये आवाज उठती है। आप इसको कैसे सरकार तक पहुंचा देंगे? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि चीजें रुके, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन रुके? देवदत्त जी। बिल्कुल, जो कानून है, जो बाल अधिकार आयोग, इनका तो पालन करानी चाहिए, और बल्कि अभी जैसे प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छा स्वागत किया, तो जो मंत्री या अधिकारी जाए और जब बच्चे ऐसे खड़े रहे तो वहाँ पनिशमेंट दे के आए कि नहीं भाई ये गलत काम है, इससे हमको बच्चे में आप एक तरफ कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, निश्चल होते हैं, छल कपट कुछ भी नहीं होता। अब भगवान को आप घंटों स्वागत के लिए खड़ा रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मुझे लगता है कि जब तक नीति निर्धारक स्वयं नहीं कहेंगे कि, बल्कि जो कई बार गाइडलाइन जारी होती कि मेरे स्वागत में, कई लोग कहते हैं फूल माला का उपयोग ना किया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि पटाखे न चलाए जाए, ऐसे ही एक गाइडलाइन के बच्चों का कहीं भी स्वागत में या किसी प्रकार के इवेंट में इस तरह का उपयोग ना किया जाए। जी, आपको लगता है कि समाज को इन कार्यक्रमों का बहिष्कार करना चाहिए जहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता है?
बिल्कुल करना चाहिए, समाज को उसी तरह करना चाहिए जैसे आप अपने बच्चे के लिए जो मर्यादाएं पालन करते हैं, जो अनुशासन लाते हैं, वैसे ही सबके लिए इसमें एकजुट होकर सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए कि बच्चों का इस तरह से प्रदर्शन ये किसी को भी स्वीकार नहीं है, न स्वागत करने वाले को न कराने वाले को। राजेश जी, आपके माइक के क्या हालचाल है? नहीं देखिए, आप ठीक अब है? हाँ, आप बताइए। अच्छा चलिए, तो ये बिल्कुल सभी लोग कह चुके हैं और मैं भी इसी मत का हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। बाल अधिकारों का हनन तो है ही, लेकिन हम अपने आप से मन से पूछें कि क्या इतने छोटे नन्हे-मुन्ने कोमल बच्चों को हम क्या करवाने के लिए भेजें? स्कूल तो ज़ाहिर है शिक्षा के लिए भेजते हैं और उनसे जो स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं, उनके लिए भेजते हैं। खेल-कूद के लिए, या फिर हम किसी का स्वागत करवाने के लिए भेजते हैं, वो भी ग्रुप में और इसमें। तो पहले तो खड़ा होना पड़ेगा, बहिष्कार बहिष्कार कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि जहाँ पे माता-पिताओं की और शिक्षकों की समितियाँ हैं, जो कि हर स्कूल में होनी चाहिए और आपकी आवाज फिर चली गई। शायद आज हम लोग की किस्मत में नहीं है। जो दर्शक राजेश जी को सुनना चाह रहे थे, उन्हें शायद अगले वो कार्यक्रम का इंतजार करना होगा। जब भगवान की कृपा होगी और राजेश जी बोल पाएंगे, तभी हमारे दर्शक सुन पाएंगे। आज तमाम जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने अलग-अलग बातें कही। चाहे किसी ने कहा कि बाल अधिकार के खिलाफ है, किसी ने कहा मानव अधिकार के खिलाफ है, किसी ने कहा मानवीयता है, देवदत्त जी ने कहा कि अनैतिक है। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने एक बात ये अलग उठाई जिससे मेरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि वे लोग हैं जो अपने बच्चों को छाते लेकर बस तक लेने और भेजने जाते हैं, और उन्हीं के स्वागत में वो दूसरों के बच्चों को धूप में खड़ा करते हैं। हम छोटा चैनल है, हम छोटे लोग हैं, हमारी आवाजें सीमित हैं, लेकिन फिर भी हम सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं। हम दिन को दिन और रात को रात कह सकते हैं। हो सकता है कि हमारी आवाज कोई तक सुने, कोई तक पहुंचे। उसके बाद जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तो कम से कम ये कहा तो जाएगा कि एक शाम 6 लोग आए थे एक मंच पे, उन्होंने कहा था कि बच्चों का शोषण गलत है, अमानवीय है, आपराधिक है, अनैतिक है, सैडिस्टिक है। इस उम्मीद के साथ कि हमारे दर्शक आप लोगों की बातों से उत्साहित होंगे और जब कहीं उनको मौका मिलेगा तो ये आवाज उठाएंगे। मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने अपने विचार रखे, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश जी की आवाज कम आई, लेकिन जितनी भी आई दुरुस्त आई। उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और हम तमाम लोगों तक पहुंची। कई बार बहुत महत्वपूर्ण बात भी कम शब्दों में हो जाती है। तो राजेश जी ने अपनी बात कम शब्दों में कही, लेकिन वो हम तक पहुंची है और उसका असर समाज में दिखेगा। आप सब लोगों के लिए एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आप सबका आभार। नमस्कार।